ठीक है, अब हम बैंकिंग सेक्टर सुधारों पर मतलब रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। और इसकी कहानी अगर देखें तो 1991 में शुरू हुई थी, जब पहली कमेटी बनी थी। हाँ, पर जो असली एक्शन है वो तो 1997 के बाद शुरू हुआ, जब नरसिम्हम कमेटी 2 ने अपनी रिपोर्ट दी। हाँ, 1998 की वो रिपोर्ट, वो तो एक तरह से भारतीय बैंकिंग के भविष्य का ब्लूप्रिंट थी। बिल्कुल, मकसद था हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाना। और इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना। हाँ। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस कमेटी ने सुझाया क्या था? कमेटी ने मतलब करीब 10 बड़े सुझाव दिए थे, और सबसे पहला और सबसे बड़ा सुझाव था मर्जर का। हाँ बिल्कुल, मर्जर का। उनका कहना था कि जो मजबूत बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आपस में मिला देना चाहिए। और जो कमजोर बैंक थे? कमजोर बैंकों के लिए दो रास्ते थे, या तो उन्हें किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दो या फिर उन्हें बंद कर दो। वाह, ये तो काफी कठोर था। हाँ, लेकिन आइडिया था टू बिग टू फेल जैसा कुछ बनाने का। अच्छा, कि कुछ बैंक इतने बड़े और इतने मजबूत हों कि वो आसानी से डूबे नहीं, अर्थव्यवस्था को एक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाए। तो यहीं से वो 3 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर का आइडिया आया है ना। बिल्कुल, टियर 1, टियर 2, टियर 3। ये क्या था ये 3 टियर स्ट्रक्चर? टियर 1 में मतलब सबसे ऊपर 2 से 3 बड़े इंटरनेशनल बैंक्स, जैसे आज का SBI। हाँ कह सकते हैं। फिर टियर 2 में 8 से 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक। और टियर 3 में? टियर 3 में बड़ी संख्या में लोकल बैंक। अच्छा। सोच ये थी कि जो पहले 2 टियर हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर की जरूरतें पूरी करेंगे, और तीसरा टियर लोकल जरूरतों पर ध्यान देगा। एग्जैक्टली, मतलब हर लेवल के लिए एक अलग तरह का बैंक। इसके अलावा पैसों और सुरक्षा को लेकर भी तो कुछ था। हाँ, उन्होंने कहा कि CAR को बढ़ाकर 10% कर देना चाहिए। CAR मतलब? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। आसान भाषा में कहें तो बैंकों को अपने पास ज्यादा कैपिटल रखना होगा, एक सेफ्टी नेट की तरह। बिल्कुल, ताकि वो किसी बड़े झटके को सह सकें। और एक और बड़ी बात थी, क्या? कि सरकारी बैंकों को सरकार से पैसा देना बंद करो, जिसे बजटरी रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें खुद मजबूत बनने दो। हाँ, बाजार से पैसा उठाओ, सरकार पर निर्भर मत रहो। और वो सबसे बड़ी समस्या NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके बारे में क्या? उसके लिए 2 बहुत बड़े सुझाव थे। एक, लोन रिकवरी के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाओ। और इसी के बाद आपको याद होगा 2002 में सार्फसी एक्ट आया था। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरा, नेट NPAs के लिए टारगेट सेट किया गया कि 2000 तक 5% से नीचे लाओ, और 2002 तक 3% से नीचे। वाओ, ये तो 20 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। हाँ। और बैंकों के मैनेजमेंट को लेकर भी कुछ था क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि बैंकों के बोर्ड को डीपोलिटिफाइज करो, मतलब राजनीतिक दखलंदाजी बंद करो। ये तो बहुत जरूरी था। और एक सुपर रेगुलेटर बनाने का भी सुझाव दिया था, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन्स, BFRS। मतलब ये सबका बॉस होता, बैंकों का, NBFCs का, सबका। हाँ, एक तरह से। ओके, तो ये तो हुए बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस। पर आम इंसान के लिए, गरीब आदमी के लिए बैंकिंग में क्या था? जैसे वो एक स्कीम थी, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DRI। हाँ, DRI स्कीम, ये 1972 में शुरू हुई थी। काफी पुरानी। हाँ, और इसका मकसद था गरीबों में सबसे गरीब तक पहुंचना। नियम ये था कि सभी सरकारी बैंक अपने पिछले साल के कुल लोन का 1% इन लोगों को देंगे। और ब्याज दर सिर्फ 4% सालाना ब्याज पर। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, ये तो आज भी बहुत बड़ा टॉपिक है। PSL तो भारतीय बैंकिंग की आत्मा है एक तरह से। आत्मा मतलब ये अनिवार्य है सभी बैंकों के लिए कि वो अपने लोन का एक हिस्सा कुछ जरूरी सेक्टर्स को दें। और इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। कृषि, छोटे उद्योग मतलब SMEs, शिक्षा, हाउसिंग लोन, स्टार्टअप, यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी और सैनिटेशन भी अब इसमें शामिल है। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. सबके लिए नियम एक जैसे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय बैंकों को अपने कुल लोन का 40% PSL में देना होता है। और विदेशी बैंकों को, जिनके 20 से ज्यादा ब्रांच हैं, उन्हें भी 40% देना होता है। और जिनकी 20 से कम ब्रांच है, उनके लिए ये 32% है, जिसमें एक्सपोर्ट और SMEs पर ज्यादा फोकस है। और हमारे ग्रामीण बैंकों का क्या? रीजनल, रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनके लिए ये टारगेट सबसे ज्यादा है, 75%। 75%? हाँ, क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि वो ग्रामीण और छोटे स्तर पर लोन दे। ये बड़ी मजेदार बात है कि 1991 वाली कमेटी ने इसे घटाकर 10% करने का सुझाव दिया था। हाँ दिया था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। ये दिखाता है कि PSL भारत के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सिर्फ बिजनेस नहीं।
तो जब ये सारे लोन दिए जाते हैं और वापस नहीं आते, तब एंट्री होती है विलेन की, एनपीए। हाँ, पहले तो ये बताइए, कोई लोन एनपीए बनता कब है? नियम बहुत सीधा है। अगर 90 दिन तक 90 दिन। हाँ 90 दिन तक लोन की कोई किश्त मतलब ईएमआई नहीं आती तो वो अकाउंट एनपीए बन जाता है। और खेती वाले लोन के लिए? उनके लिए ये नियम थोड़ा अलग है। वो फसल के मौसम से जुड़ा होता है, करीब 2 फसल सीजन तक। अच्छा, और एनपीए बनने के बाद भी इसकी अलग-अलग स्टेजेस होती हैं? हाँ, 3 स्टेजेस हैं। पहली है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड। ये तब होती है जब एनपीए 12 महीने या उससे कम पुराना हो। दूसरी? दूसरी है डाउटफुल, जब एनपीए 12 महीने से ज्यादा पुराना हो जाए। और तीसरी? और तीसरी है लॉस एसेट, जब बैंक या आरबीआई मान ले कि ये पैसा अब वापस नहीं आएगा। मतलब ये पैसा डूब गया। हाँ, बस खाते से हटाना बाकी है। ग्रॉस एनपीए रेशो 11.2% के शिखर पर पहुंच गया था। 11.2%, मतलब हर 100 रुपए के लोन में से 11 रुपए से ज्यादा फंसे हुए थे। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद सुधार हुआ हाँ, काफी तेजी से। और सितंबर 2024 तक ये 12 साल के सबसे निचले स्तर 2.6% पर आ गया। ये तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। हाँ। पर सवाल ये है कि ये एनपीएस इतने बड़े क्यों? इसके कई कारण बताए गए। हम्म एक तो वैश्विक और घरेलू आर्थिक मंदी थी, हम्म फिर प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल में देरी जिससे लागत बढ़ गई। और बैंकों की तरफ से भी तो कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, बैंकों द्वारा बहुत आक्रामक तरीके से लोन देना, और सबसे बड़ी बात विलफुल डिफॉल्टर्स। जानबूझकर लोन ना चुकाने वाले, लोन फ्रॉड और भ्रष्टाचार। तो जब समस्या इतनी बड़ी हो गई तो आरबीआई ने इसे सुलझाने के लिए कई स्कीमें निकाली। ये 525, एआरसी, एसडीआर, एक्यूआर, S4A, ये सब क्या था? ये आरबीआई की तरफ से की गई कई कोशिशें थीं। एक एक करके समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले 525 रिफाइनेंसिंग। हाँ। इसका आइडिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लोन की अवधि 25 साल तक बढ़ा दो और हर 5 साल में ब्याज दर बदलो। हाँ, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। वो कैसे? बैंक इसका इस्तेमाल लोन को एवरग्रीनिंग करने के लिए करने लगे। एवरग्रीनिंग मतलब समस्या को कालीन के नीचे छिपाना। बिल्कुल। एक एनपीए को छिपाने के लिए एक नया लोन दे देना। अच्छा, फिर आई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसीज। हाँ, ये बैड लोन खरीदने वाली स्पेशलिस्ट कंपनियां होती हैं। बैंक अपना एनपीए इनको बेच देता है और फिर रिकवरी की सरदर्दी एआरसी की होती है। पर ये भी ज्यादा सफल नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि ये कंपनियां बहुत कम दाम पर खरीदती थीं और ये प्रक्रिया बहुत धीमी रही। 2018 से 20 के बीच कुल एनपीए का सिर्फ 4% ही बिका। सिर्फ 4%? हाँ। फिर आया एसडीआर, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये एक बड़ा कदम था। ये बहुत बड़ा कदम था। इसमें बैंकों को अधिकार दिया गया कि वो लोन के बदले कंपनी की 51% हिस्सेदारी ले लें। मतलब पैसे नहीं दे सकते तो कंपनी हमारे हवाले करो। हाँ, और फिर उसे किसी और को बेच दें। पर ये भी ज्यादा सफल नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां इतनी खस्ता हाल थीं कि कोई उन्हें खरीदना ही नहीं चाहता था। तो मतलब बहुत सारे प्रयोग हुए और फिर आया AQR, एसेट क्वालिटी रिव्यू। ये आरबीआई का एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक था। सर्जिकल स्ट्राइक? हाँ, आरबीआई ने बैंकों को मजबूर किया कि वो अपने एनपीएस को सही पहचानें और रिपोर्ट करें, कोई भी हेराफेरी ना हो। तो वो जो कालीन के नीचे कचरा छिपाया जा रहा था, आरबीआई ने वो कालीन ही खींच लिया। बिल्कुल सही। इससे थोड़े समय के लिए एनपीएस बढ़े हुए दिखे, लेकिन सिस्टम में पारदर्शिता आई। और इसके बाद S4A? हाँ, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। इसमें क्या था? इसमें किसी कंपनी के लोन को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। सस्टेनेबल, जिससे कंपनी चुका सकती है, सस्टेनेबल हिस्से को इक्विटी में बदल दिया जाता था। तो ये एसडीआर से थोड़ा नरम था। हाँ, क्योंकि इसमें कंपनी का मालिकाना हक नहीं बदलता था। तो मतलब बहुत सारे प्रयोग हुए और फिर सोर्स कहता है कि 2018-19 के बाद ये सब स्कीमें रोक दी गईं। हाँ, क्योंकि तब आ गया था इन सब का बॉस, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ। बिल्कुल। उसने इन सभी पुरानी स्कीमों की जगह ले ली और दिवालियापन और लोन रिकवरी के लिए एक नया, ज्यादा व्यवस्थित कानूनी रास्ता बनाया। तो कुल मिलाकर बैंकिंग सुधारों का ये सफर बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। बिल्कुल। एक तरफ इंटरनेशनल स्तर के बैंक बनाने का सपना, तो दूसरी तरफ एनपीएस के दलदल से निकलने की चुनौती। और ये बैंकिंग सिस्टम के उस बुनियादी सवाल को भी सामने लाता है। कौन सा सवाल? कि व्यापारिक लक्ष्यों मतलब कमर्शियल वायबिलिटी और सामाजिक जिम्मेदारियों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सही बात है। ये एक बहुत मुश्किल रस्सी पर चलने जैसा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। इन सब जटिल सुधारों और नियमों के बीच हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं
बल्कि उस आम इंसान के लिए भी सरल और भरोसेमंद बना रहे जो अपनी मेहनत की कमाई उसमें जमा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कानूनी या फाइनेंशियल टॉपिक नहीं है, ये असल में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नस है जो अगर ब्लॉक हो जाए तो पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। इसकी कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले के एक बड़े संकट से, जिसे ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस कहा गया। हाँ, ट्विन बैलेंस शीट यानी दोहरी मार। मुझे याद है ये शब्द उस वक्त हर अखबार के हेडलाइन में था। एक तरफ देश की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, हाँ, जिनकी बैलेंस शीट भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। वो प्रॉफिट तो दूर, लोन का ब्याज चुकाने की हालत में भी नहीं थी। और दूसरी तरफ थे हमारे बैंक्स, खासकर सरकारी बैंक्स, जिनकी अपनी बैलेंस शीट इन कंपनियों को दिए गए कर्ज से भरी हुई थी, जो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस बन चुके थे। मतलब पैसा फंस गया था बुरी तरह से। मतलब कंपनियों की तिजोरी भी खाली और बैंकों की तिजोरी में भी सिर्फ कागज पर दिखने वाले कर्ज थे जो उनका पैसा वापस नहीं आ रहा था। एक तरह का इकोनॉमिक लकवा मार गया था। और तब सरकार और आरबीआई ने कई छोटे बड़े उपाय किए, लेकिन वो सब एक तरह से पेन किलर जैसा काम कर रहे थे, है ना? मतलब बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था। एकदम सही। इसी ब्लैक होल से इकोनॉमी को निकालने के लिए 2016 में एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल बदलाव लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी। आईबीसी ये सिर्फ एक नया कानून नहीं था, ये पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश थी। तो चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये दो शब्द जो हमेशा साथ साथ आते हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। सुनने में तो चचेरे भाई लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। देखिए, इंसॉल्वेंसी एक आर्थिक स्थिति है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक हालत। हाँ, एक हालत। जब कोई कंपनी या व्यक्ति अपने बिल, अपने कर्ज की किस्तें समय पे नहीं चुका पाता, तो वो टेक्निकली इंसॉल्वेंट है। मतलब उसके देनदारियां, उसकी लायबिलिटीज, उसकी संपत्ति यानी एसेट से ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से वो हालत है जब महीने के आखिर में सैलरी खत्म हो जाती है और क्रेडिट कार्ड का बिल सामने खड़ा होता है। ये एक आर्थिक सच्चाई है, लेकिन अभी इस पर कोई कानूनी ठप्पा नहीं लगा है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही। अब आते हैं बैंक्रप्सी पर। बैंक्रप्सी वो कानूनी प्रक्रिया है, वो लीगल डिक्लेरेशन है जब वो इंसॉल्वेंट कंपनी या व्यक्ति अदालत में जाकर या उसके लेनदार उसे अदालत में घसीटकर ये कानूनी तौर पर साबित कर देते हैं कि हाँ, ये अब अपने कर्ज नहीं चुका सकता, तब वो प्रक्रिया बैंक्रप्सी कहलाती है। अच्छा, तो कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी बीमारी है और बैंक्रप्सी उस बीमारी का डेथ सर्टिफिकेट या फिर ट्रीटमेंट प्लान है जो डॉक्टर यानी अदालत जारी करती है। समझ गया। मतलब हर बैंक्रप्ट व्यक्ति या कंपनी इंसॉल्वेंट तो होती ही है। हाँ, पर हर इंसॉल्वेंट का बैंक्रप्ट होना जरूरी नहीं हो सकता है। वो कहीं से जुगाड़ करके वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बिल्कुल। और आईबीसी इसी प्रक्रिया को एक ढांचा देता है। जब कोई कंपनी इस आईबीसी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसके सामने मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला और पसंदीदा रास्ता है रेजोल्यूशन यानी समाधान, कंपनी को बचाने की कोशिश। हाँ, इसका मकसद है कंपनी को एक नई जिंदगी देना। हो सकता है कि पुराने मैनेजमेंट को हटाकर नया मैनेजमेंट लाया जाए, कोई नई कंपनी आकर उसे खरीद ले, कर्ज देने वाले बैंक अपने कुछ कर्ज को इक्विटी में बदल लें या थोड़ा नुकसान यानी हेयर कट लेने को तैयार हो जाएं। कोशिश ये होती है कि कंपनी चलती रहे। क्यों? क्योंकि एक चलती हुई कंपनी की वैल्यू हमेशा एक बंद कंपनी से ज्यादा होती है। उससे जुड़े रोजगार, सप्लायर्स, डीलर्स सब बच जाते हैं। और अगर ये इलाज काम ना करे तो दूसरा रास्ता क्या है? तब आता है दूसरा और आखिरी रास्ता, लिक्विडेशन। इसका सीधा मतलब है कंपनी का, आप कह सकते हैं, अंतिम संस्कार। उसकी सारी संपत्ति, फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, ऑफिस सब कुछ बेच दिया जाता है और जो भी पैसा आता है उसे एक तय क्रम में लेनदारों में बांट दिया जाता है। तो आईबीसी की आत्मा यही है कि लिक्विडेशन आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहली पसंद नहीं। बिल्कुल। तो ये पूरी प्रक्रिया अदालतों के जरिए चलती होगी। एनसीएलटी और एनसीएलएटी जैसे नाम हम सुनते हैं। ये सिस्टम काम कैसे करता है और क्या ये वाकई उतना तेज है जितना इसे कागज पर बनाया गया था? देखिए, इसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। पहला पड़ाव है एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी, यहाँ केस फाइल होता है। अगर कोई इसके फैसले से नाखुश है तो वो अपील के लिए एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है और आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। और टाइमलाइन? कोड में तो एक बहुत सख्त टाइमलाइन दी गई है, 180 दिन,
जिसे खास परिस्थितियों में 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, कुल 270 दिन। 70 दिन में अरबों रुपए के कर्ज का मामला सुलझ जाता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। और अब सही है, यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। जब आईबीसी आया तो इतने सारे पुराने अटके हुए केस एनसीएलटी में आ गए कि सिस्टम पर बोझ बहुत बढ़ गया। अच्छा, इसके अलावा हर कदम पर कानूनी दांव पेंच होते हैं। प्रमोटर लड़ता है, अलग अलग लेनदार लड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एसआर स्टील का केस है। उस एक केस को सुलझने में 800 दिन से ज्यादा लग गए। 800 दिन? हाँ, तो कागज पर बनी टाइमलाइन और जमीनी हकीकत में एक बड़ा अंतर है, जिस पर लगातार काम चल रहा है। ये दिलचस्प है। अब मान लीजिए एक कंपनी एनसीएलटी में पहुंच गई और उसे बचाने के लिए यानी रेजोल्यूशन के लिए बोलियां मंगाई गई, तो क्या कोई भी आके बोली लगा सकता है? क्या वही प्रमोटर जिसकी वजह से कंपनी डूबी वापस आके ये कह सकता है कि अरे ये तो मेरी कंपनी है, मैं इसे सस्ते में वापस खरीद कर बचा लूंगा? शुरुआत में यही सबसे बड़ा डर था, और इसी खामी को दूर करने के लिए आईबीसी में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन 29A जोड़ा गया। सेक्शन 29A? हाँ, ये सेक्शन ये नहीं बताता कि कौन बोली लगा सकता है, बल्कि ये बताता है कि कौन बोली नहीं लगा सकता। ये एक तरह की नेगेटिव लिस्ट है। अच्छा, तो कौन है वो लोग जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य लोग हैं। पहला, कोई अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी जो खुद दिवालिया हो। ठीक है। दूसरा, कोई विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर मतलब जिसने जानबूझकर पैसा डुबोया हो। बिल्कुल। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका लोन अकाउंट 1 साल से ज्यादा समय से एनपीए रहा हो और उसने बोली लगाने से पहले सारा बकाया ब्याज समेत ना चुका दिया हो। मतलब अगर आपका अपना ही रिकॉर्ड खराब है तो आप किसी और को बचाने का ढोंग नहीं कर सकते। अब बिल्कुल सही समझे। इसके अलावा अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, या सेबी ने उसे शेयर मार्केट से बैन कर रखा हो, या वो किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा हो जहां कोई धोखाधड़ी हुई हो, तो उसे भी बाहर कर दिया जाता है। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत यह है कि चोर को वापस घर की चाबी नहीं दी जा सकती। आप सिस्टम का फायदा उठाकर बैंकों से हेयरकट लेकर अपनी ही कंपनी को सस्ते में वापस नहीं खरीद सकते। ये तो बहुत बड़ा नैतिक और कानूनी फिल्टर है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतने साल हो गए आईबीसी का, रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ये वाकई सफल हुआ है? आंकड़े 2 तरह की कहानी बताते हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। पहली कहानी है डायरेक्ट रिकवरी की। सितंबर 2024 तक के डेटा को देखें तो आईबीसी के जरिए 1068 कंपनियों को रेजोल्यूशन प्लान के तहत बचाया गया। 1000 से ज्यादा? हाँ, और इन कंपनियों से लेनदारों यानी बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 3.6 लाख करोड़ रुपए वापस मिले। 3.6 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इसे हम सफलता या विफलता कैसे मापें? इसे मापने का एक बहुत अच्छा पैमाना है। जब भी कोई कंपनी आईबीसी में जाती है तो उसकी 2 वैल्यू निकाली जाती हैं। एक फेयर वैल्यू, यानी अगर वो चलती रहें तो उसकी कीमत क्या है, और दूसरी लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू मतलब अगर उसे आज के आज बंद करके बेच दिया जाए तो कबाड़ के भाव क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो दिलचस्प बात यह है कि जो 3.6 लाख करोड़ रिकवर हुए, वो इन कंपनियों की लिक्विडेशन वैल्यू का 161% है। 1 मिनट, 161%? ये तो कमाल का आंकड़ा है। हाँ। इसका मतलब अगर आईबीसी न होता और इन कंपनियों को सीधे सीधे बेचकर बंद कर दिया जाता, तो जो पैसा मिलता उससे 61% ज्यादा पैसा उन्हें बचाकर मिला है। ये तो साफ तौर पर आईबीसी की जीत है। निश्चित रूप से। और उन कंपनियों की फेयर वैल्यू का भी 86% से ज्यादा रिकवर हुआ है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आईबीसी की सबसे बड़ी सफलता इन आंकड़ों में नहीं बल्कि कहीं और छिपी है। कहाँ? वो है बिहेवियरल चेंज, यानी व्यवहार में आया बदलाव। व्यवहार में बदलाव मतलब अब प्रमोटर्स को डर लगने लगा है? डर कह लीजिए या अनुशासन। पहले क्या होता था, प्रमोटर बैंक से लोन लेता था और अगर कंपनी नहीं चली तो वो कहता था ठीक है, बैंक जाने उसका पैसा जाने, कंपनी पर कंट्रोल उसी का बना रहता था। सही बात है। अब आईबीसी ने ये समीकरण पलट दिया है। अब जैसे एक कंपनी डिफॉल्ट करती है, लेनदारों की कमिटी, जिसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं, वो कंपनी को अपने हाथ में ले लेती है और प्रमोटर बाहर हो जाता है। अपनी ही बनाई कंपनी से बेदखल होने का डर, ये वाकई बहुत बड़ा होता है। और इस डर का कोई सबूत है? हाँ, बताइए। बहुत बड़ा सबूत है।
मार्च 2024 तक लगभग 28,148 मामले ऐसे थे जो एनसीएलटी में स्वीकार यानी एडमिट होने से पहले ही सुलझा लिए गए। अरे वाह! इनमें 10.2 लाख करोड़ का कर्ज शामिल था। मतलब लेनदार ने जैसी ही एनसीएलटी में केस करने का नोटिस भेजा, सामने वाले को समझ आ गया कि अब कंपनी हाथ से जाएगी। हाँ, तो उसने फटाफट कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके कर्ज चुका दिया। ये तो वो केस हैं जो कभी आईबीसी के अंदर गए ही नहीं, पर आईबीसी के डर से ही सुलझ गए। बिल्कुल। और शायद यही आईबीसी का सबसे बड़ा और अनकहा प्रभाव है। इसने भारत के क्रेडिट कल्चर को बदल दिया है। ये अब सिर्फ रिकवरी का एक टूल नहीं है, बल्कि समय पर कर्ज चुकाने का अनुशासन सिखाने वाला एक हथियार बन गया है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। हम हेयर कट शब्द बहुत सुनते हैं। अखबारों में आता है कि बैंकों को 80-90% तक का हेयर कट लेना पड़ा। इसका क्या गणित है? जब हम सुनते हैं कि 69% का औसत हेयर कट है, तो लगता है कि बैंकों को तो भारी नुकसान हो रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी और विवादित मुद्दा है। आंकड़ों के हिसाब से ये सही है कि सितंबर 2024 तक जो केस रिजॉल्व हुए, उनमें लेनदारों को अपने कुल दावों यानी एडमिटेड क्लेम्स के मुकाबले औसतन 69% का हेयर कट लेना पड़ा। 69%? हाँ, जो पहली नजर में ये बहुत ज्यादा लगता है और सिस्टम की विफलता जैसा दिखता है। तो फिर असलियत क्या है? क्या ये फेयर वैल्यू वाला तर्क यहाँ भी काम करता है? लेकिन एक बैंक के लिए तो उसका दावा ही सब कुछ है, चाहे वो मूलधन हो, ब्याज हो या पेनल्टी। 69% का नुकसान तो उनकी बैलेंस शीट पर एक बड़ा गड्ढा है। क्या हम इसे सफलता कह सकते हैं? आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। यही डेविल्स एडवोकेट वाला पक्ष है। देखिए, लेनदारों का दावा अक्सर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उसमें सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, न जाने कितनी तरह की पेनाल्टी शामिल होती है, जो शायद कभी रियलिस्टिक थी ही नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम रिकवरी की तुलना कंपनी की फेयर वैल्यू से करते हैं, तो हेयर कट सिर्फ 14% रह जाता है। सिर्फ 14%? हाँ, इसका मतलब ये है कि एक चलती हुई कंपनी की जो वाजिब कीमत थी, उसका लगभग पूरा हिस्सा बैंकों को वापस मिल गया। हाँ, कागजी दावों के मुकाबले नुकसान बढ़ा दिखता है, लेकिन असलियत में एक डूब चुके एसेट से जो बेस्ट संभव वैल्यू निकल सकती थी, वो निकली है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। अब एक और शब्द पर आते हैं, विलफुल डिफॉल्टर। क्या हर वो इंसान जो लोन नहीं चुका पाता वो विलफुल डिफॉल्टर है? मान लीजिए किसी का बिजनेस सच में बाहरी कारणों से डूब गया, तो क्या वो भी धोखेबाज माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने इसकी एक बहुत साफ और सख्त परिभाषा दी है, और इसमें नियत मतलब इंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। विलफुल डिफॉल्टर वो है जो पहला, पैसा चुकाने की क्षमता रखता है लेकिन जानबूझकर नहीं चुकाता। दूसरा, लोन जिस काम के लिए लिया था, जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए, उस पैसे को कहीं और लगा दिया, मान लीजिए स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में। इसे डाइवर्जन ऑफ फंड्स कहते हैं। ठीक है। तीसरा, फंड्स को साइफन ऑफ कर दिया, यानी धोखाधड़ी से पैसा ऐसी जगह भेज दिया जिसका कंपनी के बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। या फिर चौथा, जिस संपत्ति को लोन के बदले गिरवी रखा था, उसे बैंक को बिना बताए बेच दिया। मतलब ये जेन्युइन बिजनेस फेलियर और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है? उन पे बहुत कड़ी पाबंदियां लगती हैं। उन्हें कैपिटल मार्केट से बैन कर दिया जाता है। वो किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से 5 साल तक कोई नया बिजनेस लोन नहीं ले सकते। कोई नया लोन नहीं। और लेंडर्स उन पर धोखाधड़ी के लिए क्रिमिनल केस भी चला सकते हैं। तो आईबीसी के आने से पहले क्या होता था? सारफासी एक्ट जैसा एक कानून तो पहले से था? हाँ, सारफासी एक्ट 2002 में आया था और उसने बैंकों को बहुत ताकत दी थी। उसके तहत बैंक बिना कोर्ट गए डिफॉल्टर की संपत्ति पर कब्जा कर सकते थे, उसे बेच सकते थे। वो आज भी मौजूद है और इस्तेमाल भी होता है। हाँ, छोटे लोन्स के लिए काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े कॉम्प्लेक्स मामलों में वो उतना असरदार नहीं था, क्योंकि वो पूरी कंपनी को एक साथ देखने की बजाय सिर्फ एसेट बेचने पर फोकस करता था। आईबीसी एक ज्यादा व्यापक, एक होलिस्टिक समाधान है जो पूरी कंपनी के भविष्य का फैसला करता है। और हाल ही में इस पूरे इकोसिस्टम में एक नया खिलाड़ी आया है, NARCL, जिसे मीडिया बैड बैंक कहती है। ये क्या चीज है? हाँ, ये एनपीए की समस्या से निपटने का एक और हथियार है जो आईबीसी के साथ साथ काम करता है। NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये सरकार द्वारा समर्थित एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC है। इसका काम है बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना। वो कैसे? क्या ये बैंकों का सारा कचरा खरीद लेता है?
एक तरह से हाँ, लेकिन सिर्फ बड़े कर्ज। मान लीजिए एक बैंक के पास 500 करोड़ का एक बड़ा एनपीए है जो सालों से उसकी किताबों में पड़ा है। NARCL उस बैंक के पास जाएगा और कहेगा ये लोन हमें बेच दो। अच्छा, बदले में वो उस लोन की तय कीमत का 15% तुरंत कैश में दे देगा और बाकी 85% सिक्योरिटी रिसीट्स के रूप में देगा। ये सिक्योरिटी रिसीट्स क्या हैं? एक तरह का प्रॉमिसरी नोट? बिल्कुल, ये एक वादा है कि जब NARCL उस लोन को रिकवर करेगा तब इन रिसीट्स का पैसा चुकाया जाएगा। अब यहाँ सरकार का रोल आता है। गारंटी का? सही पकड़ा। सरकार ने इन सिक्योरिटी रिसीट्स पर 30,600 करोड़ रुपए तक की गारंटी दी है। इससे बैंकों को हिम्मत मिलती है कि वो अपने NPAs NARCL को बेच दें और अपनी बैलेंस शीट साफ करें ताकि वो आगे नया लोन देने पर फोकस कर सकें। लेकिन उस डूबे हुए लोन से पैसा वसूलने का मुश्किल काम कौन करेगा? उसके लिए एक दूसरी कंपनी बनाई गई है, IDRCL, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। IDRCL? हाँ, ये एक सर्विस कंपनी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्सेदारी है। इसका काम है NARCL द्वारा खरीदे गए एसेट्स को मैनेज करना, एक्सपर्ट्स को लाना और उनसे बेस्ट वैल्यू निकालना। ये एक प्रोफेशनल मार्केट ड्रिवन अप्रोच है। तो NARCL एसेट खरीदता है और IDRCL उन एसेट्स को बेचकर या चलाकर पैसा निकालता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो डूबे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। IBC बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए, SARFAESI छोटे मामलों के लिए और NARCL IDRCL बैंकों की बैलेंस शीट को क्लीन अप करने के लिए। उस ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने सालों तक हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक रखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर चर्चा करेंगे। अच्छा टॉपिक है। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर असल में ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक सेफ्टी जैकेट की तरह है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। एक बैंक मतलब कोई आम दुकान तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहल्ले की एक दुकान बंद हो जाए तो शायद कुछ परिवारों को दिक्कत हो, लेकिन अगर एक बड़ा बैंक डूब जाए तो पूरी इकोनॉमी में भूचाल आ सकता है। एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और शायद इसीलिए बैंकों का रेगुलेशन इतना जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। देखिए, बैंकिंग का बिजनेस फंडामेंटली बहुत रिस्की है। सोचिए, बैंक करता क्या है? वो हम जैसे लोगों से डिपॉजिट लेता है और उस पैसे को किसी और को लोन पर दे देता है और ये उम्मीद करता है कि वो पैसा ब्याज के साथ वापस आएगा। हाँ, पर इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही है, व्हाट इफ दे डोंट? क्या होगा अगर वो पैसा वापस ना आए? जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बिल्कुल, मरन ऐसा लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जिससे पैसा वापस नहीं आ रहा है। और कोई भी लोन NPA बन सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी तो रहती है। तो इसी बड़े झटके से बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक्स जैसे भारत में RBI कुछ शॉक एब्जॉर्बर बनाते हैं। अच्छा। दो तो हम अक्सर सुनते हैं, CRR और SLR। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जी, पर एक तीसरा भी है जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है, वो है CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसका एक और फैंसी नाम भी है, बेसिल अकॉर्ड। हाँ, स्विट्जरलैंड के बेसिल शहर के नाम पर, जहां दुनिया भर के सेंट्रल बैंकरों ने मिलकर ये ग्लोबल सेफ्टी रूल्स बनाए थे। जी, इन नियमों का सार बस इतना सा है कि हर बैंक को अपने जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स के बदले अपनी जेब से भी कुछ पैसा लगाकर रखना होगा। मतलब बैंक अपना पैसा। हाँ, जिसे कैपिटल कहते हैं। CAR का सीधा मतलब है बैंक के रिस्क के मुकाबले उसकी अपनी कैपिटल कितनी है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, CAR = Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल, जिसे रिस्क वेटेड एसेट्स से डिवाइड किया जाता है। हाँ, अब ये Tier 1, Tier 2 और खासकर ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या बला है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले ये सबसे बड़ा सवाल, आखिर बैंकों को ये सब करने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे जरूरी कारण है बैंक को डूबने से बचाना। ओके। अगर बैंक को बड़े नुकसान होते हैं, मान लीजिए उसने किसी बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन दिया और वो कंपनी डूब गई, तो बैंक का क्या होगा? तो बैंक की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो सकती है। मतलब उसकी देनदारियां जो उसे डिपॉजिटर्स को लौटानी हैं, वो उसकी संपत्ति से ज्यादा हो जाती हैं। मतलब वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। बिल्कुल। ऐसे में ये जो कैपिटल है, ये CAR वाला पैसा, ये कुशन का काम करता है। ये नुकसान को झेल जाता है और बैंक को अपने डिपॉजिटर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का मौका देता है। तो क्या मैं इसे अपने घर के इमरजेंसी फंड की तरह समझ सकती हूँ? बताइए। जैसे हम बुरे वक्त के लिए सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखते हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या नौकरी चली जाए, क्या ये बैंकों के लिए वही चीज है? बिल्कुल सही एनालॉजी है।
ये बैंकों का इमरजेंसी फंड ही है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण थोड़ा बिजनेस वाला है, मतलब बैंक के मालिकों यानी इक्विटी होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देना। लेकिन रेगुलेटर के लिए पहला कारण यानी बैंक की सेफ्टी ही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अब उस फॉर्मूले पर वापस आते हैं। आपने कहा रिस्क वेटेड एसेट्स। इसका मतलब क्या बैंक के सारे लोन्स या सारे एसेट्स एक बराबर रिस्की नहीं होते? बिल्कुल नहीं, और यही बेसल नियमों की सबसे खूबसूरत और जरूरी बात है। अच्छा, रिस्क वेटिंग का मतलब ही यही है कि हर एसेट को उसके रिस्क के हिसाब से वजन दिया जाता है। सोचकर देखिए, अगर किसी बैंक ने भारत सरकार को 100 करोड़ का लोन दिया तो उसके डूबने का चांस कितना है? नहीं। हाँ, तो इस 100 करोड़ के बदले बैंक को कोई खास कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए बैंक ने किसी को होम लोन दिया है 50 लाख का, जिसके पीछे घर गिरवी रखा है। ये थोड़ा रिस्की है पर बहुत ज्यादा नहीं। सही। तो आरबीआई इस पर शायद 50% का रिस्क वेट लगा दे। मतलब कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इस 50 लाख के लोन को सिर्फ 25 लाख ही गिना जाएगा। अच्छा, और अगर मैंने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन लिया हो जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है? वो सबसे ज्यादा रिस्की है। उस पर आरबीआई 100% या शायद 125% का रिस्क वेट लगा सकता है। ओहो। तो इसका निचोड़ ये है, तुम जितना ज्यादा रिस्की दाव खेलोगे, तुम्हें अपनी जेब से उतना ही ज्यादा पैसा लगाकर रखना होगा। ये सिस्टम बैंकों को अंधाधुंध रिस्क लेने से रोकता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। अब फॉर्मूले के ऊपर वाले हिस्से पर आते हैं, टियर 1 और टियर 2 कैपिटल। ये सुनने में ट्रेन के डिब्बों जैसा लगता है। हाँ, और ये एनालॉजी काफी हद तक सही भी है। ये कैपिटल की क्वालिटी को दिखाता है। सबसे पहले है टियर 1 कैपिटल। इसे बैंक का कोर कैपिटल कहते हैं। ये फर्स्ट क्लास एसी जैसा है, सबसे भरोसेमंद, सबसे लिक्विड और परमानेंट कैपिटल। इसमें आता क्या क्या है? इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर्स की इक्विटी यानी मालिकों का लगाया हुआ पैसा, और बैंक के डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स यानी वो प्रॉफिट जो बैंक ने इतने सालों में कमा कर अलग रखा है। अच्छा, ये वो पैसा है जिसे बैंक नुकसान झेलने के लिए तुरंत इस्तेमाल कर सकता है, बिना अपना बिजनेस बंद किए। रेगुलेटर की ये पहली पसंद है। मतलब ये घर की तिजोरी में रखा कैश या गोल्ड है, रियल मनी, बिल्कुल जिसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं टियर 2 कैपिटल पर। इसे सप्लीमेंट्री कैपिटल कहते हैं। ये सेकंड क्लास एसी जैसा हुआ फिर? हाँ, कह सकते हैं। ये भी कैपिटल है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। ये नुकसान को झेल तो सकता है, लेकिन ज्यादातर तब जब बैंक बंद होने की नौबत आ जाए, यानी वाइंडिंग अप के समय। मतलब ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। एग्जैक्टली। इसमें कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स और कुछ खास तरह के बॉन्ड्स। ये टियर 1 जितना भरोसेमंद नहीं होता। तो ये घर की प्रॉपर्टी जैसा हो गया, जिसकी वैल्यू तो है पर इमरजेंसी में उसे तुरंत कैश नहीं करा सकते, बेचने में टाइम लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और एक टियर 3 कैपिटल भी होता है, जो बहुत ही खास तरह के मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए होता है। वो बहुत टेक्निकल है, पर मेन कहानी टियर 1 और टियर 2 की ही है। और रेगुलेटर हमेशा चाहता है कि बैंक का ज्यादातर कैपिटल टियर 1 वाला हो। जी हाँ, यानी बेस्ट क्वालिटी का। चलिए अब इन ग्लोबल नियमों के सफर पर आते हैं। बेसल 1, 2 और अब 3। ये क्या फिल्मों के सीक्वल की तरह है? हर पार्ट में एक्शन और ड्रामा बढ़ता जाता है? आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और हर सीक्वल की कहानी पिछले पार्ट की कमियों से ही शुरू होती है। ये अकॉर्ड्स असल में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने की एक लगातार चलने वाली कहानी है। तो बेसल 1 कब आया था? बेसल 1 आया 1988 में। वो बहुत सीधा साधा था। उसने बस एक नियम बनाया, सभी बैंक अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% कैपिटल रखेंगे। वन साइज फिट्स ऑल। और भारत ने इसे कब अपनाया? भारत में आरबीआई ने 1992 में नरसिम्हम कमेटी की सिफारिशों के बाद इसे लागू किया, और आरबीआई ने इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा सख्त बनाया। अच्छा, जहां दुनिया 8% मांग रही थी, आरबीआई ने भारतीय बैंकों के लिए 9% अनिवार्य कर दिया। हम शुरू से ही सेफ्टी को लेकर ज्यादा कंजर्वेटिव रहे हैं। फिर बेसल 2 क्यों आया? आय में क्या दिक्कत थी? बेसल 1 बहुत बेसिक था। वो अलग अलग तरह के क्रेडिट रिस्क में फर्क नहीं करता था। बेसल 2 ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। उसने बैंकों को अपने रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए अपने इंटरनल मॉडल्स इस्तेमाल करने की इजाजत दी। 1 मिनट, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट कार्ड खुद बनाने को कह दिया? हाँ, एक तरह से। इसमें तो गड़बड़ होने का पूरा चांस है। और गड़बड़ हुई, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेमन ब्रदर्स। हाँ, लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े बैंक्स जो बेसल 2 के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस क्राइसिस ने दिखाया कि बेसल 2 की सोच में ही एक बुनियादी कमी थी।
क्या कमी थी? उसका सारा फोकस माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन पर था। मतलब वो ये देख रहा था कि जंगल का एक एक पेड़ मजबूत है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो ये देखना भूल गया कि कहीं पूरे जंगल में ही तो आग नहीं लगी है। 2008 में हमें सिखाया कि सारे बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा बैंक डूबता है तो वो पूरे सिस्टम को अपने साथ ले डूबता है। तो हमें मैक्रो प्रूडेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना होगा। एग्जैक्टली, पूरे जंगल की सेहत पर। तो फिर आया बेसल 3 2008 के संकट के जवाब में। इसमें नया क्या था? इस बार क्या सबक सीखा गया? बेसल 3 ने 2 चीजों पर जोर दिया, ज्यादा कैपिटल और बेहतर क्वालिटी का कैपिटल। नियम बहुत सख्त कर दिए गए। जैसे कि पहला, टियर 1 कैपिटल की जरूरत को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। दूसरा और सबसे जरूरी, कॉमन इक्विटी टियर 1, जो टियर 1 का भी सबसे शुद्ध हिस्सा है, उसकी जरूरत 2% से बढ़ाकर 4.5% कर दी गई। मतलब प्रमोटर्स को अब अपनी जेब से पहले से कहीं ज्यादा पैसा लगा के रखना होगा। बिल्कुल। और तीसरा, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लाया गया, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये क्या है? ये बहुत ही समझदारी भरा नियम है। आरबीआई कहता है कि अच्छे समय में जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और बैंक खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं, हाँ, तो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांटने से पहले तुम्हें 2.5% का एक एक्स्ट्रा बफर बनाकर रखना होगा। मतलब जब धूप खिली हो तब आने वाले तूफान के लिए तैयारी कर लो। एकदम सही। ये तो वही बात हुई कि जब बोनस मिले तो उसे उड़ाने के बजाय एक अलग फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो। और अगर कोई बैंक ये बफर नहीं बनाता है तो आरबीआई उस पर डिविडेंड बांटने यानी प्रॉफिट शेयर करने पर रोक लगा देगा। रेगुलेटर कहता है पहले अपनी सेफ्टी की दीवार मजबूत करो, पार्टी बाद में करना। ये तो बैंकों पर एक तरह की फाइनेंशियल डिसिप्लिन थोपने जैसा है। बिल्कुल। तो भारत में बेसल 3 का क्या स्टेटस है? क्या हम इन और भी सख्त नियमों को पूरी तरह अपना चुके हैं? भारत इन नियमों को धीरे धीरे अपना रहा है। आरबीआई ने कई बार डेडलाइन बढ़ाई है, खासकर सरकारी बैंकों के लिए। क्यों? उन्हें क्या मुश्किल आ रही थी? उन्हें इतना सारा कैपिटल जुटाने में मुश्किल आ रही थी। सरकार ने इसमें बहुत मदद की है। 2011-12 से ही सरकार बैंकों में पैसा डाल रही है, जिसे रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। हाँ, मैंने इंद्रधनुष स्कीम और रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में सुना है। हाँ, ये सब उसी कोशिश का हिस्सा था। और इन सब कोशिशों का नतीजा क्या रहा? क्या हमारे बैंक का मजबूत है? हाँ, काफी हद तक। इन सब कोशिशों की वजह से सितंबर 2019 तक भारतीय बैंकों का औसत CARR 15.43% तक पहुंच गया था। अच्छा, जबकि उस समय बेसल 3 के तहत न्यूनतम जरूरत बफर मिलाकर सिर्फ 11.5% की थी। तो हम जरूरत से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में थे। ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने ग्लोबल संकटों से सबक सीखा है। तो कुल मिलाकर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिर्फ एक नंबर या फॉर्मूला नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, एक सेफ्टी नेट है। ये न सिर्फ एक अकेले बैंक को डूबने से बचाता है, बल्कि लोगों का पूरे बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बनाए रखता है। और बेसल की कहानी हमें बताती है कि ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय और संकटों के साथ लगातार बेहतर होते रहते हैं। बिल्कुल। और ये भारत जैसी उभरती हुई इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। हमें ग्रोथ के लिए क्रेडिट चाहिए, लेकिन वो क्रेडिट रेकलेस नहीं होना चाहिए। सही बात है। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम ही एक मजबूत इकोनॉमी की नींव रख सकता है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि बैंक ग्रोथ को फंड करते समय हद से ज्यादा जोखिम न उठाएं। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम स्टॉक ऑफ मनी पर चर्चा करेंगे। मतलब अर्थव्यवस्था में कुल कितना पैसा है। ये सुनने में बड़ा सीधा सवाल लगता है, पर है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये पैसा कहाँ है? लोगों की जेब में है, बैंक में है, या कहीं और? और सबसे जरूरी सवाल, इसे गिना कैसे जाता है? और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी गिनती के आधार पर देश का सेंट्रल बैंक यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बाजार में कितना पैसा डालना है, कितना निकालना है। हाँ, ब्याज दरें क्या होंगी, ये सब कुछ इसी स्टॉक ऑफ मनी के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अच्छा। ये समझने जैसा है कि किसी मरीज को दवा देने से पहले डॉक्टर को ये जानना जरूरी है कि उसके शरीर में खून कितना है। सही बात है। और कहाँ-कहाँ बह रहा है। चलिए, तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? कैसे गिनने का कोई एक ही सीधा साधा तरीका है? काश ऐसा होता। नहीं, इसके कई पैमाने हैं, क्योंकि हर तरह के पैसे की तरलता यानी लिक्विडिटी अलग होती है। लिक्विडिटी मतलब वो कितनी आसानी से खर्च हो सकती है। एग्जैक्टली। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1977 में आरबीआई के एक सेकेंड वर्किंग ग्रुप ने एक सिस्टम बनाया था। 1977 काफी पुराना है। हाँ, उसमें पैसे को 4 हिस्सों में बांटा गया था, M1, M2, M3 और M4।
ओके, तो ये M1, M2, M3, M4 क्या है? जरा आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल। सबसे पहले है M1। M1 इसे नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी। हाँ, नैरो मनी। ये सबसे ज्यादा लिक्विड पैसा है, मतलब रेडी टू स्पेंड। अच्छा। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहली, जनता के पास जो करेंसी है, नोट और सिक्के, जो मेरी जेब में। हाँ। दूसरी, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स यानी सेविंग्स और करंट अकाउंट का पैसा। एग्जैक्टली, जिसे आप जब चाहें निकाल सकते हैं। और तीसरी, आरबीआई के पास कुछ अन्य जमा, अदर डिपॉजिट्स। मतलब मेरे पर्स में जो कैश है और मेरे यूपीआई से जुड़े बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो M1 का हिस्सा है, एकदम सही। जिसे मैं तुरंत चाय पीने या सब्जी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब आते हैं M2 पर। M2। ये है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक में जमा पैसा। अच्छा, पोस्ट ऑफिस वो भी गिना जाता है? ये अक्सर हमारे माता पिता या दादा दादी किया करते थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये M1 से थोड़ा कम लिक्विड हुआ है ना? हाँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालना बैंक के एटीएम जितना तेज नहीं होता। सही। इसके बाद आता है M3, जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं। ब्रॉड मनी, ये जरूरी लगता है। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप खबरों में सुनते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ गई, तो ज्यादातर M3 की ही बात हो रही होती है। ओके। तो M3 है M1 प्लस बैंकों के पास नेट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स, एफडीज और आरडीज। बिल्कुल, आपकी एफडीज और आरडीज। समझ गया। ये वो पैसा है जो हमने लंबे समय के लिए लॉक कर दिया है ताकि उस पर ज्यादा ब्याज मिल सके। हाँ एफडी को तोड़वाना उतना आसान नहीं जितना यूपीआई से पेमेंट करना। हाँ, तो इसकी लिक्विडिटी और कम हो गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और आखिर में उस पुराने सिस्टम में था M4। M4 ये है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में सभी जमा। सब कुछ। हाँ, M3 में पोस्ट ऑफिस की सारी जमाएं जोड़ दो, बस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी NSC को छोड़कर। बाप रे, ये तो पैसे का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम लिक्विड पैमाना था। बिल्कुल। तो ये तो पुराना सिस्टम था, फिर इसमें बदलाव क्यों आया? यहाँ पर कहानी में वाईवी रेड्डी कमेटी की एंट्री होती है ना? हाँ, समय के साथ अर्थव्यवस्था बदलती है, बैंकिंग का तरीका बदलता है। और खासकर 1991 के बाद तो सब कुछ ही बदल गया। एग्जैक्टली। तो पैसे को मापने का तरीका भी बदलना पड़ता है। 1998 में डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। 1998 में? हाँ, और उन्होंने पैसे की सप्लाई को मापने के लिए नए पैमाने सुझाए। ओके, यहाँ पर चीजें और दिलचस्प हो रही हैं। तो नया क्या आया? नए सिस्टम में एक बेस बनाया गया जिसे M0 या रिजर्व मनी कहते हैं। M0? हाँ, M0। इसे हाई पावर मनी भी कहते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था की मनी सप्लाई की इमारत टिकी होती है। हाई पावर मनी, ठीक है। इसमें आता है सर्कुलेशन में मौजूद करेंसी प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। ये वो पैसा है जो सीधे आरबीआई के कंट्रोल में है। तो ये एक नई बुनियाद हो गई। हाँ, इसके अलावा तरलता यानी लिक्विडिटी के नए पैमाने बनाए गए, NM1, NM2, NM3 और फिर L1, L2, L3। बापरे, इतने सारे नए नाम! तो क्या M1, M2, M3, M4 पूरी तरह से खत्म हो गए? नहीं, वो आज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नए पैमाने ज्यादा बारीकी से जानकारी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इन नए पैमानों में 2 बहुत बड़े वैचारिक बदलाव किए गए, कंसेप्चुअल चेंजेस। क्या थे वो बदलाव? पहला, पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा नहीं माना गया। अच्छा। मतलब जो नए मनी एग्रीगेट्स बने, NM1, NM2, NM3, उनमें पोस्ट ऑफिस की जमाओं को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया। मतलब मेरी नानी की पोस्ट ऑफिस वाली पासबुक अब आरबीआई की मुख्य गिनती में एक अलग श्रेणी में चली गई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका काम अलग है। वो बैंकों की तरह लोन देकर पैसा क्रिएट नहीं करते। और दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव था, हाँ, रेजिडेंसी का क्राइटेरिया, रेजिडेंस क्राइटेरिया। रेजिडेंसी? हाँ, इसका मतलब है कि अब मनी सप्लाई की गिनती करते समय सिर्फ देश के निवासियों यानी रेजिडेंट्स के पैसे को ही गिना जाएगा। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए एक NRI है जो भारत के निवासी नहीं है। ठीक है। उनका भारत के किसी बैंक में FCRB अकाउंट है, जिसमें फॉरेन करेंसी जमा है। तो नए सिस्टम के तहत इस पैसे को भारत की घरेलू मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अच्छा। हर से आया है और कभी भी वापस जा सकता है। सही बात है। ये तो ऐसा हुआ कि आप अपने घर के बजट में मेहमान की जेब के पैसे नहीं गिन रहे। एकदम सही एनालॉजी है। अच्छा, तो अब इन नए NM और L को भी समझ लेते हैं।
जरूर। NM1 जो है वो लगभग पुराने M1 जैसा ही है। ओके। जनता के पास करेंसी प्लस बैंकिंग सिस्टम में डिमांड डिपॉजिट्स प्लस RBI के पास अन्य जमा। ठीक है। अब आता है NM2। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ। ये है NM1 प्लस निवासियों के शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म मतलब वो FDs या RDs जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक की हो। अच्छा, तो ये वो पैसा है जो जल्दी ही लिक्विड बन सकता है। बिल्कुल। और फिर है NM3 जो नया ब्रॉड मनी है। ठीक है। वो है NM2 प्लस निवासियों के लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट। ये वो पैसा है जो बैंक एक दूसरे से बहुत कम समय के लिए उधार लेते हैं। ओह, तो ये सिस्टम के अंदर की हलचल भी दिखाता है। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से प्याज के छिलकों जैसा है। NM1 सबसे अंदर, फिर NM2, फिर NM3। हर लेयर पर पैसा जुड़ रहा है और लिक्विडिटी घट रही है। एकदम। और ये L1, L2, L3 क्या है? ये और भी व्यापक पैमाने हैं। ये सिर्फ मनी नहीं, पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की लिक्विडिटी को मापते हैं। अच्छा। L1 है NM3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं। यहाँ पोस्ट ऑफिस वापस आ गया। एक बड़ी कैटेगरी में। हाँ। फिर L2 है L1 प्लस कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट्स। और L3? L3 है L2 प्लस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs के पास जनता की जमा। तो L3 में तो लगभग सब कुछ ही आ गया। हाँ, ये सबसे बड़ा पैमाना है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। एक शब्द है मनी मल्टीप्लायर। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। ये जादू ही है, बैंकिंग सिस्टम का जादू। इसका फॉर्मूला है M3 को M0 से डिवाइड करना। M3 बटा M0। हाँ, आसान शब्दों में RBI द्वारा सिस्टम में डाला गया 1 रुपया बैंकिंग सिस्टम में लोन और डिपॉजिट के जरिए कई गुना बन जाता है। ये कैसे होता है? एक उदाहरण से बताइए। ठीक है, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए। उसे कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10 रुपए, रिजर्व में रखना पड़ता है। उसने बाकी 90 रुपए का लोन दे दिया। ठीक है। वो 90 रुपए खर्च होकर किसी और के अकाउंट में जमा हो गए। अब वो बैंक उसका 10% रखकर बाकी का लोन दे देगा। अच्छा, 81 रुपए का। हाँ, ये प्रक्रिया चलती रहती है और पैसा मल्टीप्लाई होता है। कमाल है। तो भारत में इसकी वैल्यू कितनी है? ये करीब 5.5 से 7.5 के आसपास रही है। मतलब RBI का 1 रुपया सिस्टम में घूमकर 5.5 रुपए से ज्यादा का काम करता है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल जो बचपन से मेरे दिमाग में है, ये नोट छापता कौन है? और क्या नोट छापने के लिए सोना रखना पड़ता है? अच्छा सवाल है। जो करेंसी RBI और सरकार जारी करती है उसे ही हाई पावर मनी कहते हैं। 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के भारत सरकार जारी करती है। वित्त मंत्रालय। हाँ, और बाकी सारे नोट 2 रुपए से लेकर 2000 तक वो RBI जारी करता है। ओके। और सोने वाली बात? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। भारत 1957 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम? हाँ, इसके तहत RBI को अपने पास हमेशा कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होता है। बस 200 करोड़? हाँ, बस 200 करोड़। हमारी इतनी बड़ी लाखों करोड़ की इकोनॉमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और शर्त ये है कि इन 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ का सोना होना ही चाहिए। 115 करोड़ का सोना? हाँ, बाकी की रकम विदेशी करेंसी में हो सकती है। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब लाखों करोड़ की करेंसी छापने के लिए सिर्फ 115 करोड़ का सोना? बिल्कुल। सोर्स में दिए गए फरवरी 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 29.6 लाख करोड़ की करेंसी के पीछे सिर्फ 115 करोड़ का सोना था। अरे बाप रे! ये सिर्फ 0.39% है। तो फिर हमारी करेंसी किस आधार पर चल रही है? भरोसे पर। भरोसे पर? हाँ, सरकार और RBI पर जनता के भरोसे पर। ये एक मैनेज्ड पेपर करेंसी सिस्टम है। इसे फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी? यानी वो पैसा जिसकी वैल्यू सोने से नहीं बल्कि सरकार के आदेश से है। एकदम सही। तो M1 से लेकर L3 तक का सफर और ये जानना कि हमारे नोट सोने से ज्यादा भरोसे पर टिके हैं, सच में दिमाग की बत्ती जल गई। और जब अगली बार खबरों में सुने कि RBI ने रेपो रेट बदल दिया है, तो याद रखिएगा वो इसी स्टॉक ऑफ मनी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। वो इसी पैसे के बहाव और उसके मल्टीप्लाई होने की रफ्तार को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो सोचिए कि कोई दोस्त या रिश्तेदार अच्छी नौकरी के लिए विदेश जाता है। वो कमाते तो डॉलर्स या पाउंड्स में है,
लेकिन इंडिया में उनके परिवार है, प्रॉपर्टी है, हाँ। निवेश है, हाँ, बहुत कुछ होता है। तो सवाल उठता है कि वो अपना पैसा इंडिया में कैसे मैनेज करें। एग्जैक्टली और यहीं पर एनआरआई डिपॉजिट्स की बात आती है। और इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फीमा 2000 कुछ नियम बनाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे भेजने की बात नहीं है, ये एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। अच्छा। मोटे तौर पर आरबीआई ने 3 तरह के बैंक अकाउंट्स को मंजूरी दी है जो कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन या एनआरआई हाँ। या फिर ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज मतलब ओसीबीज अधिकृत बैंकों में खोल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। ये 3 अकाउंट्स कौन-कौन से हैं? ये हैं, पहला फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट यानी एफसीएनआरबी अकाउंट। FCNRB, ठीक है। दूसरा है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या एनआरई अकाउंट। NRA, और तीसरा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी यानी एनआरओ अकाउंट। FCNRB, NRE, NRO। सुनने में तो मतलब लगभग एक जैसे लगते हैं। काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इनमें असल में क्या फर्क है? चलिए FCNRB से शुरू करते हैं। जरूर। एफसीएनआरबी अकाउंट को आप ऐसे समझिए कि वो इंडिया में आपका एक फॉरेन करेंसी का लॉकर है। फॉरेन करेंसी का लॉकर? दिलचस्प है। हाँ, मतलब आप इसमें पैसा पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, जापानीज येन या यूरो में ही जमा करते हैं। ओके। और वो पैसा उसी करेंसी में रहता है। अच्छा, मतलब कन्वर्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और ये एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, मतलब एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। इस पर जो ब्याज दरें हैं वो आरबीआई के निर्देशों के हिसाब से तय होती हैं। अच्छा, मतलब डॉलर भेजा तो अकाउंट में डॉलर ही दिखेगा, रुपया नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर एनआरई अकाउंट इससे कैसे अलग है? किसी भी फॉरेन करेंसी में भेजते हैं, हाँ। लेकिन वो बैंक में इंडियन रुपी में कन्वर्ट होकर जमा होता है। अच्छा, तो डॉलर बन गया रुपया। बिल्कुल, और ये सेविंग्स, करंट या फिक्स्ड डिपॉजिट किसी भी रूप में हो सकता है। ओके। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस अकाउंट में जमा प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर कमाया गया ब्याज दोनों पूरी तरह से रिपेट्रिएबल होते हैं। रिपेट्रिएबल मतलब आप इस पैसे को बिना किसी रोक टोक के वापस अपनी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके विदेश ले जा सकते हैं। अरे वाह, तो ये तो बहुत फ्लेक्सिबल हुआ। बहुत ज्यादा। और ये एनआरओ अकाउंट, अगर पहले 2 हैं तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। सोचिए, आपका इंडिया में कोई घर है जिसका किराया आ रहा है, हाँ, हो सकता है। या कोई पुरानी एफडी है जो मैच्योर हुई है। ये आपकी इंडियन इनकम है जो आपने भारत में ही कमाई है। अच्छा, फॉरेन इनकम नहीं है ये? नहीं, इस पैसे को मैनेज करने के लिए एनआरओ अकाउंट होता है। ओके। जब कोई भारतीय नागरिक एनआरआई बनता है तो उसके जो मौजूदा सेविंग्स या करंट अकाउंट्स होते हैं, हाँ, उन्हें एनआरओ अकाउंट में बदल दिया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। एनआरई अकाउंट का पैसा तो वापस विदेश ले जा सकते हैं, पर एनआरओ का क्या? यही सबसे बड़ा फर्क है। एनआरओ अकाउंट में जमा जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट, जी, वो नॉन रिपेट्रिएबल होता है, ओ, यानी उसे आप आसानी से विदेश नहीं ले जा सकते। तो वो पैसा इंडिया में ही रहेगा? हाँ, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। हालांकि इस पर जो कमाया गया ब्याज है और दूसरी करंट इनकम, वो आप विदेश भेज सकते हैं। अच्छा, थोड़ी राहत है। हाँ, इसमें एक लिमिट भी है। अकाउंट होल्डर्स एक फाइनेंशियल ईयर में अपने अकाउंट बैलेंस से $1 मिलियन तक की रकम विदेश भेज सकते हैं। $1 मिलियन? ठीक है, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए काफी है। यहाँ एक और बात लिखी है जो मेरा ध्यान खींच रही है कि एनआरई, एफसीएनआरबी और एनआरओ तीनों तरह के डिपॉजिट्स को इंडिया की एक्सटर्नल डेट यानी बाहरी देनदारी में गिना जाता है। ये थोड़ा गंभीर लगता है, ऐसा क्यों? ये तो हमारे अपने लोगों का पैसा है। इसे ऐसे समझिए, ये पैसा भले ही इंडियन बैंकों में है, लेकिन इसकी देनदारी या तो फॉरेन करेंसी में है, एफसीएनआरबी के केस में बिल्कुल, या फिर इसे फॉरेन करेंसी में कभी भी बदला जा सकता है, एनआरई के केस में। अच्छा, तो बैंक और देश पर ये एक तरह का कर्ज है जिसे एनआरआई को उनकी जरूरत के हिसाब से फॉरेन करेंसी में वापस करना पड़ सकता है। मतलब ये देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर एक क्लेम है। एग्जैक्टली। इसीलिए इसे देश की बैलेंस शीट पर एक देनदारी, एक लायबिलिटी के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अब ये तस्वीर साफ हुई। तो ये तो हुई विदेश में बसे भारतीयों की बात। अब देश के अंदर आते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की जरूरत है। मुझे याद है कुछ साल पहले स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स का बहुत जिक्र हुआ था। हाँ, जुलाई 2014 में आरबीआई ने इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी। और इसका जिक्र 2014-15 के यूनियन बजट में भी था शायद। बिल्कुल था।
इन्हें नीश या डिफरेंशिएटेड बैंक कहा गया। डिफरेंशिएटेड बैंक्स। हाँ, और इनका मकसद एक ही था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना। सही। तो इन्हें शुरू करने के लिए नियम कानून क्या थे? क्या कोई अपना बैंक खोल सकता था? नहीं, इसके लिए कुछ बुनियादी शर्तें थीं, जैसे कम से कम 100 करोड़ की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए। 100 करोड़, ओके। प्रोमोटर को पहले 5 साल तक कम से कम 40% हिस्सेदारी रखनी होगी, जो धीरे धीरे मतलब 12 साल में घटाकर 26% तक लानी होगी। अच्छा, ताकि उनका स्किन इन द गेम बना रहे। बिल्कुल। और फॉरेन शेयर होल्डिंग एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से होगी, और वोटिंग राइट्स प्राइवेट बैंकों के मौजूदा नियमों के अनुसार। और एक जरूरी बात। हाँ, सबसे जरूरी कि बैंक का पूरा ऑपरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित और पूरी तरह से नेटवर्क्ड होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। चलिए पहले स्मॉल बैंक्स को करीब से देखते हैं। इनके नाम में स्मॉल क्यों है? इनका फोकस स्मॉल है। फोकस स्मॉल है? हाँ, इनका उद्देश्य है उन लोगों को बैंकिंग सेवाएं देना जिन्हें बड़े बैंक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे छोटे और सीमांत किसान, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज और असंगठित क्षेत्र के लोग। अच्छा। इनका काम है डिपॉजिट लेना और क्रेडिट यानी लोन देना, लेकिन एक सीमित दायरे में। तो कौन लोग ये बैंक शुरू कर सकते हैं? इसके लिए प्रमोटर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे बैंकिंग और फाइनेंस में 10 साल का अनुभव हो। ओके, एक्सपीरियंस जरूरी है। बहुत जरूरी। इसके अलावा कंपनियां, सोसाइटीज, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी एमएफआईज भी अपने ऑपरेशंस को एक स्मॉल बैंक में बदल सकते हैं। शर्त यह है कि उनका फोकस लोकल होना चाहिए, ताकि वो छोटे ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकें। यहाँ पर कुछ बड़े जरूरी नियम दिख रहे हैं इनके काम करने को लेके। बिल्कुल। जैसे पहले 3 साल तक उन्हें अपनी शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। हर ब्रांच के लिए? हाँ, और उनकी 25% शाखाएं ऐसी जगहों पर होनी चाहिए जहां कोई बैंक नहीं है। अनबैंक्ड एरियाज में। ये तो बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। उनका ज्यादातर काम कुछ चुनिंदा आसपास के जिलों में ही होगा, ताकि एक लोकल फील बना रहे। और लोन देने के बारे में क्या नियम है, ये भी जरूरी है? यहाँ 2 बड़ी बातें हैं। पहली, इनके कुल लोन पोर्टफोलियो का कम से कम 50% हिस्सा, आधा? हाँ, आधा 25 लाख रुपए तक के छोटे लोन्स का होना चाहिए। अच्छा, तो ये बड़े कॉर्पोरेट लोन्स नहीं दे सकते? नहीं, इससे ये सुनिश्चित होता है कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस पर ध्यान दें। दूसरी बात, किसी एक व्यक्ति या ग्रुप को वो अपनी कुल पूंजी का 15% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। एग्जैक्टली, ताकि रिस्क मैनेज हो सके। और हाँ, ये बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अपनी सब्सिडियरी नहीं बना सकते। तो क्या ये मॉडल सफल रहा? काफी हद तक। फरवरी 2025 तक देश में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे थे। 12, ठीक है। अब आते हैं पेमेंट्स बैंक्स पर। ये स्मॉल बैंक से कैसे अलग है? इनका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। पेमेंट्स बैंक का फोकस क्रेडिट या लोन देना नहीं है। लोन देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इनका फोकस है पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज देना। अच्छा, मतलब सिर्फ लेन देन? हाँ, सोचिए प्रवासी मजदूरों के बारे में जिन्हें घर पैसे भेजने हैं, या छोटी मोटी दुकानों के बारे में जहां डिजिटल पेमेंट होनी है। ये बैंक ज्यादा वॉल्यूम वाले छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए गए हैं। तो इनके प्रमोटर्स भी अलग तरह के लोग होंगे? हाँ, यहाँ आपको मोबाइल फोन कंपनियां, सुपरमार्केट चेन्स, एनबीएफसीज, यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी प्रमोटर के रूप में दिख सकती हैं। अब यहाँ आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। इनके नियम क्या हैं और सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा और अहम फर्क, पेमेंट्स बैंक किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट नहीं दे सकते। नो लेंडिंग एट ऑल? नो लेंडिंग एट ऑल। ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, यानी सेविंग्स और करंट अकाउंट। ओके। वो भी एक ग्राहक के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की सीमा के साथ। बस 1 लाख? हाँ, फिलहाल, जिसे आरबीआई भविष्य में बढ़ा सकता है। तो अगर ये लोन नहीं दे सकते तो लोगों के जमा किए हुए पैसे का क्या करते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पेमेंट्स बैंक को लोगों से मिला सारा पैसा, जिसे फ्लोट फंड कहते हैं, फ्लोट फंड, उसे सिर्फ और सिर्फ 1 साल से कम की अवधि वाले सरकारी बॉन्ड्स यानी G-Secs में ही निवेश करना होता है। अरे वाह, मतलब पूरा पैसा सरकारी सिक्योरिटी में? जी हाँ, ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। जबरदस्त। मतलब लोगों का पैसा 100% सुरक्षित है। बिल्कुल। इसके अलावा इन्हें अपने नाम में पेमेंट शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि ग्राहकों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये भी सही है। और ये कितने सफल रहे हैं? फरवरी 2025 तक देश में कुल 6 पेमेंट्स बैंक काम कर रहे थे। सिर्फ 6? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे बैंकिंग को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो एक तरफ एनआरआई डिपॉजिट्स हैं
जो विदेश से आ रहे पैसे को मैनेज करने का एक व्यवस्थित तरीका देते हैं, और दूसरी तरफ स्मॉल और पेमेंट्स बैंक हैं जो देश के अंदर ही उन लोगों तक पैसा और बैंकिंग पहुंचा रहे हैं जो अब तक इससे दूर थे। इन सब में एक कॉमन धागा है, क्या? टेक्नोलॉजी और नियमों का इस्तेमाल करके फाइनेंस को ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाना। बिल्कुल। चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हो या फिर लाखों लोगों को पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम मिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, इसका मतलब बहुत सिंपल है। हाँ, काफी टेक्निकल लगता है। पर है नहीं। मतलब देश के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी कोने में हो, कितना भी कमाता हो, उसे बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना, एसेंशियली सिस्टम का दरवाजा सबके लिए खोलना। मतलब उन लोगों को सिस्टम में लाना जिन्हें अब तक अनबैंक्ड माना जाता था, जैसे दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, घर से काम करने वाली महिलाएं। एग्जैक्टली। हमारे सोर्सेज ने हमें 3 बड़ी योजनाओं का पूरा ब्यौरा दिया है, और जब इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नजर आती है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ अलग-अलग स्कीम्स नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी के 3 हिस्से लगते हैं: एक्सेस, लेवरेज और ग्रोथ। दैट्स अ ग्रेट वे टू फ्रेम इट। पहला कदम है एक्सेस, मतलब हर किसी को सिस्टम में एंट्री देना, उन्हें एक डिजिटल एड्रेस देना। और यहीं से काम ही शुरू होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना से। हाँ, PMJDY। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। करोड़ों बैंक अकाउंट्स तो खुल गए, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, लेकिन जमीन पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है। PMJDY जो अगस्त 2014 में लॉन्च हुई, उसका मिशन सिर्फ खाते खोलना नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। बहुत ज्यादा। जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, इसकी 3 कोर पिलर्स थे। पहला था यूनिवर्सल एक्सेस, यानी हर घर में कम से कम एक खाता। ये फाउंडेशनल स्टेप था। ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। सिर्फ खाता होना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना, डेबिट कार्ड चलाना, पासवर्ड सुरक्षित रखना, ये सब सिखाना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन। ये इंश्योरेंस वाली बात मुझे बहुत क्रूशियल लगती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो फिर भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं। हाँ, हम तो कर लेते हैं। लेकिन सोचिए उस परिवार के बारे में जिसकी पूरी कमाई महीने के कुछ हजार रुपए हैं। उनके लिए एक मेडिकल इमरजेंसी का मतलब है कर्ज के जाल में फंसना। सब कुछ खत्म। हाँ, ये एक छोटा सा इंश्योरेंस कवर उनके लिए बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कागज पर नहीं था। सोर्सेज बताते हैं कि हर लाभार्थी को एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता था, जिसमें पहले 1 लाख रुपए का और बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए का इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर था। अच्छा, वो इनबिल्ट था? हाँ, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता था। इसके अलावा जो खाते शुरुआती दौर में 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच खुले, उन्हें 30,000 रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिला। ये रकम आपको और मुझे छोटी लग सकती है, पर उस परिवार के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, संकट के समय ये लाइफलाइन है। ओके, अ सेफ्टी नेट इज इन प्लेस। लेकिन मैं अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आती हूँ। अकाउंट्स तो खुल गए, रिकॉर्ड भी बन गया, पर क्या वो सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट्स बनकर रह गए, डॉर्मेंट? शुरू में ये एक बड़ी चिंता थी, लेकिन इसकी असली पावर तब दिखी जब सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT को इससे जोड़ा। राइट। LPG सब्सिडी हो, PM किसान की किश्तें हों या पेंडेमिक के दौरान मिलने वाली राहत राशि, वो सब सीधे इन अकाउंट्स में आनी शुरू हुई। तो मिडिलमैन खत्म? कोई मिडिलमैन नहीं, कोई लीकेज नहीं। सडनली करोड़ों लोगों के लिए ये खाता सिर्फ एक खाता नहीं रहा, बल्कि ट्रेजरी तक उनकी डायरेक्ट लाइन बन गया। दैट वाज द रियल गेम चेंजर। इसने इन खातों को एक्टिव और रेलेवेंट बना दिया। बिल्कुल। राइट। तो पहला कदम था हर किसी को सिस्टम का एक डिजिटल एड्रेस देना, मतलब एक बैंक अकाउंट। एक्सेस मिल गया। हाँ, एक्सेस मिल गया। बट एन अकाउंट इज ओनली एज यूजफुल एज द मनी इन इट। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया। उन्होंने देखा कि भारत में सबसे बड़ा अनटैप्ड एसेट कैश नहीं है। क्या है? बल्कि वो सोना है जो हमारी और आपकी मम्मी दादी की तिजोरियों में बंद है। सो द सेकंड बिग पुश was to unlock this dead capital and bring it into the formal economy. बिल्कुल सही। ये दूसरा स्ट्रेटेजिक स्टेप था, लेवरेज। जो एसेट्स आपके पास पहले से हैं, उन्हें काम पर लगाना। और इसी के लिए आई गोल्ड स्कीम्स। हाँ, नवंबर 2015 में 2 स्कीम्स लॉन्च हुई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। जैसे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं, इनका मकसद दोहरा था। क्या था? पहला, फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम करना। हम बहुत सारा सोना इंपोर्ट करते हैं, जिससे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है। और दूसरा,
जो सोना लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदकर आइडल रखा हुआ है, उसे फिजिकल फॉर्म से निकालकर फाइनेंशियल सेविंग्स में बदलना। मतलब सोने को तिजोरी से निकालकर इकोनॉमी में सर्कुलेट करना। चलिए पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को समझते हैं। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं, जो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, लगता है। ये मेरे मोहल्ले के ज्वेलर से सोना खरीदने से बेहतर कैसे है? देखिए, जब आप ज्वेलर से सोना खरीदती हैं तो आप जीएसटी देती हैं, मेकिंग चार्जेस देती हैं, और फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का खर्चा या चोरी का डर, वो तो हमेशा बना रहता है। हाँ, एसजीबीज इन सब झंझटों को खत्म कर देते हैं। ये सरकार की तरफ से आरबीआई जारी करता है, आप पैसे देते हैं और आपको उसके बदले एक सर्टिफिकेट, एक बॉन्ड मिल जाता है जिसकी वैल्यू सोने के दाम से जुड़ी होती है। एक मिनट, लेट मी रैप माई हेड अराउंड दिस। तो गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन का फायदा तो है ही, वो तो है ही। प्लस यू गेट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ इट, सो यू आर गेटिंग पेड टू होल्ड एन एसेट दैट्स ऑलरेडी ग्रोइंग इन वैल्यू। एग्जैक्टली, यही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये तो फिजिकल गोल्ड रखने से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल, आपको सोने की कीमत बढ़ने का लाभ तो मिलता ही है, साथ में जैसा सोर्सेज में बताया गया है, अप्रैल 2022 तक इस पर 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता था, जो हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। वाह, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। फिजिकल गोल्ड पर तो कोई ब्याज नहीं मिलता, उल्टा रखने का खर्चा होता है। सो हु कैन इन्वेस्ट इन दिस? क्या कोई एनआरआई भी खरीद सकता है और इसकी लिमिट्स क्या हैं? नहीं, सोर्सेज के हिसाब से सिर्फ रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज, यानी जो भारत में रहते हैं। आप कम से कम 1 ग्राम और एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 4 किलो तक का सोना खरीद सकता है। पहले ये लिमिट कम थी, है ना? हाँ, पहले ये 500 ग्राम थी। इसका टेन्योर 8 साल का होता है, लेकिन 5वें साल के बाद इसे बेचने का ऑप्शन भी होता है। और सबसे बड़ा इंसेंटिव, मैच्योरिटी पर, यानी 8 साल बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बचत है। ओके, दैट्स फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो सोना पहले से घर में पड़ा है, उस पुरानी ज्वेलरी का क्या? उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, राइट? द फेमस गोल्ड एफडी। एग्जैक्टली। इस स्कीम में आप अपना आइडल सोना, चाहे वो बिस्किट हों, सिक्के हों या गहने, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, बैंक उसे पिघलाकर उसकी शुद्धता जांचता है और आपके नाम पर एक गोल्ड सेविंग अकाउंट खोल देता है। मिनिमम 30 ग्राम सोना जमा करना होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इस पर भी ब्याज मिलता है? हाँ, सोर्स के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर सकते हैं, और इस पर आपको 0.50% से 2.5% तक सालाना ब्याज मिलता है। तो घर में बेकार पड़ा सोना अब आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। हाउ कूल इज दैट? इट्स वेरी कूल। लेकिन हमारे सोर्सेज इसमें एक बहुत पेचीदा एंगल भी हाईलाइट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और अनअकाउंटेड पैसे से जुड़ा हुआ। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। स्पेशली जब 2019-20 में आरबीआई ने स्कीम को लिबरलाइज करके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मंदिरों और ट्रस्ट्स को भी अपना सोना जमा करने की इजाजत दी। हाँ, यहीं पर चिंता जताई गई कि चैरिटेबल ट्रस्ट्स इसका फायदा अज्ञात स्रोतों से मिले अनअकाउंटेड पैसे को चैनल करने के लिए उठा सकते हैं। कैसे? मतलब कोई दान के नाम पर सोना दे गया? हाँ, सोचिए, किसी ने दान के नाम पर किसी ट्रस्ट को सोना दिया और ट्रस्ट ने इसे बैंक में जमा करा दिया, तो वो सोना वाइट हो गया, सिस्टम में आ गया। लेकिन क्या 30% टैक्स का प्रावधान इस लूप होल को बंद करने के लिए काफी है? सोर्सेज बताते हैं कि अगर सोर्स न बताया जाए तो टैक्स लगता है, बट फॉर समवन वांटिंग टू लेजिटिमाइज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, That might just be the cost of doing business. एग्जैक्टली। It seems like a small price to pay. ये एक बहुत वैलिड डिबेट है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये एक पोटेंशियल लूप होल है जिसका इस्तेमाल, एज सम सोर्सेज स्पेक्युलेट, इलेक्शन कैंपेन्स को फंड करने के लिए भी हो सकता है। बाप रे। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छी स्कीम को एक्सप्लॉइट करने के रास्ते भी खोज लिए जाते हैं। इट्स अ कांस्टेंट कैट एंड माउस गेम। So we've gone from giving people access to the system to helping them leverage their existing assets. The logical next step in our story is ग्रोथ। growth. बिल्कुल। How do you fund the millions of small entrepreneurs who are the real backbone of our economy? The street side vendor, the tailor, the tiffin service auntie. जो the ones the big banks usually ignore. Right. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY लॉन्च की गई। मुद्रा। हाँ, मुद्रा। इसका मकसद था नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंड करना। सोर्सेस के मुताबिक देश में ऐसे लगभग 5.75 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे जिन्हें फॉर्मल बैंकिंग से लोन नहीं मिल पा रहा था। ये वो लोग हैं जो शायद कोलैटरल नहीं दे सकते या जिनके पास प्रॉपर बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बिल्कुल। और इसी के तहत
मुद्रा बैंक की स्थापना हुई। राइट। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ये समझना जरूरी है कि ये सीधे लोगों को लोन नहीं देती। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इट्स अ रीफाइनेंस एजेंसी। ये बैंकों, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसा देती है ताकि वो आगे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकें। आई लव द नेम्स ऑफ द लोन कैटेगरीज। शिशु, किशोर और तरुण, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक बिजनेस के जीवन की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। शिशु मतलब बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, एक स्टार्टअप है, तो उसे 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। छोटा सा सीड कैपिटल जैसा। हाँ। किशोर मतलब बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है, उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो 50,000 से 5 लाख तक का लोन। और तरुण मतलब बिजनेस अब इस्टेब्लिश हो चुका है, उसे एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो 5 लाख से 10 लाख तक। एग्जैक्टली। मैं सोच रही हूँ उस टिफिन सर्विस चलाने वाली आंटी के बारे में। फॉर हर अ शिशु लोन ऑफ 50,000 रुपीज इजंट जस्ट मनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। It's the difference between cooking on one gas stove versus 3, or delivering on a cycle versus a second-hand scooter. The scale of impact at that micro level is huge. Absolutely. ये एम्पावरमेंट एट द ग्रासरूट्स लेवल है। लेकिन एक आम धारणा है कि सरकारी योजनाएं तो ब्याज कम होगा या सब्सिडी मिलेगी, जो कि सच नहीं है। नहीं। सोर्सेस साफ करते हैं कि इसमें कोई फिक्स्ड लो इंटरेस्ट रेट नहीं है। ये बैंकों के बेस रेट प्लस 1 से 7% तक वेरी कर सकता है। अच्छा। और इस पर कोई जनरल सब्सिडी नहीं है जब तक कि इसे किसी और सरकारी स्कीम से न जोड़ा जाए। एक और जरूरी बात जो सोर्सेज में लिखी है, ये स्कीम फल सब्जी के व्यापारियों को तो कवर करती है, पर जनरल एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं। मतलब खेतीबाड़ी के लिए लोन नहीं है। नहीं है। But this has to be a double-edged sword. आप इकोनॉमी के सबसे रिस्कीस्ट सेगमेंट को फंड कर रहे हैं। जिन लोगों को कोई और बैंक लोन नहीं दे रहा, उन्हें मुद्रा के तहत मिल रहा है। हाँ, रिस्क तो है। हमारे सोर्सेज स्ट्रेस्ड एसेट्स और एनपीएस के बढ़ते खतरे की बात करते हैं, स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडेमिक। हाउ बिग इज दिस रिस्क? ये इस स्कीम का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, जब कोविड में लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा मार इन्हीं छोटे बिजनेसेस पर पड़ी। सही बात है। आरबीआई ने राहत देने के लिए फॉरबेरेंस जैसे उपाय किए। मतलब बैंकों को कहा कि अगर कोई लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहा तो उसे तुरंत नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित ना करें। कुछ मोहलत दी गई। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत यही है, जैसा सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं, कि इस स्कीम में स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी डूबने वाले लोन का खतरा हमेशा ज्यादा रहेगा। इट्स द इनहेरेंट टेंशन ऑफ द मॉडल, हाई रिस्क फॉर हाई सोशल इम्पैक्ट। तो ये थी कुछ प्रमुख योजनाएं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लैंडस्केप को बदल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्रिप्टो इकोसिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का विश्लेषण है, वो साफ साफ कह रहा है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का कोलैप्स हुआ, वो कोई अकेली घटना नहीं थी। उसने असल में क्रिप्टो बाजारों की असलियत और उनकी जो कमजोरियां हैं, उनको पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। बिल्कुल। FTX का डूबना तो बस आप कह सकते हैं एक चिंगारी थी, जिसके बाद पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में आग लग गई। जो भारी सेल ऑफ हुए, उन्होंने इसकी पूरी नींव हिला दी। देखिए, सोर्स एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है। क्रिप्टो एसेट्स सेल्फ रेफरेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सेल्फ रेफरेंशियल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी कीमत इस बात से नहीं आती कि ये असल में क्या करते हैं या इनसे क्या बनता है, बल्कि सिर्फ इस बात से आती है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए कितना पैसा देने को तैयार है। इनकी अपनी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो ये कहना ठीक होगा कि क्रिप्टो की दुनिया असल में अर्थशास्त्र से ज्यादा मनोविज्ञान पर चलती है। मतलब ये एक तरह का डिजिटल विश्वास का खेल है, और जब FTX जैसे बड़े खिलाड़ी का विश्वास टूटता है तो पूरा ताश का घर ढह जाता है। जैसे मान लीजिए जमीन है या सोना है, उसकी तो एक अपनी कीमत होती है, एक टेंजिबल वैल्यू होती है। क्रिप्टो के साथ वैसा नहीं है, राइट? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भरोसे का ही खेल है। इनमें कोई इंट्रिंसिक कैश फ्लोज नहीं होते हैं। जैसे आप कोई घर खरीदते हैं तो उससे किराया आता है ना? किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड मिलता है। ये कैश फ्लो है। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे सिर्फ इस उम्मीद में पकड़ कर बैठे हैं कि कल कोई और उसे आपसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। इसीलिए ये एक फाइनेंशियल एसेट होने की जो बुनियादी कसौटी है, उस पर ही खरा नहीं उतरता। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, जमीनी हकीकत भी यही इशारा कर रही है।
सोर्स बताता है कि यूएसए में रेगुलेटर्स ने साफ साफ बिटकॉइन और ईथर जैसी मतलब सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज को भी डिस्क्वालिफाइड एसेट्स की श्रेणी में डाल दिया है। हाँ, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि 3 जनवरी 2023 को अमेरिका की 3 सबसे बड़ी फाइनेंशियल बॉडीज फेडरल रिजर्व, एफडीआईसी और ओसीसी, इन तीनों ने एक साथ आकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्रिप्टो एसेट से जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जब देश के 3 सबसे बड़े वॉचडॉग एक साथ बोले तो समझ लीजिए खतरा सच में बड़ा है। और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, इसका ज्योग्राफिकली परवेसिव नेचर। मतलब ये किसी एक देश की सीमाओं में बंधा नहीं है। आज कोई भारत में बैठकर अमेरिका के किसी एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकता है जिसका सर्वर शायद एस्टोनिया में हो। अब बताइए कौन सा देश इस पर नियम बनाएगा, भारत, अमेरिका या एस्टोनिया? सही बात है। इसीलिए इन वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए एक कॉमन अप्रोच की जरूरत है। एक देश के नियम बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक पूरी दुनिया साथ ना आए। तो अगर प्राइवेट क्रिप्टो की दुनिया एक अनियंत्रित वाइल्ड वेस्ट जैसी है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये स्वाभाविक ही है कि हर देश का शेरिफ यानी उसका सेंट्रल बैंक अपना खुद का एक सुरक्षित रेगुलेटेड शहर बसाना चाहेगा। और शायद यहीं से कहानी सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरू होती है। क्या बात है, बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। सीबीडीसी बिल्कुल यही है, प्राइवेट करेंसी के जवाब में सरकार का ऑफिशियल वर्जन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है जो इसे एक लीगल टेंडर का दर्जा देता है। ये किसी प्राइवेट कंपनी का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिस पर आप भरोसा करें या ना करें। ये सॉवरेन गारंटी के साथ आता है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी जेब में रखा नोट। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जुलाई 2022 तक दुनिया के 105 देश सीबीडीसी के संभावनाओं को तलाश रहे थे और ये देश दुनिया की जीडीपी का 95% से ज्यादा हिस्सा है। 95%? ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। मतलब दुनिया के लगभग सारे देश एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ऐसा अचानक क्या हुआ कि सबको अपनी डिजिटल करेंसी की जरूरत महसूस होने लगी? हमारे पास यूपीआई जैसा शानदार सिस्टम तो पहले से ही है। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, यूपीआई लेन देन का एक तरीका है, वो खुद में पैसा नहीं है। पैसा तो आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है। सीबीडीसी खुद में पैसा होगा डिजिटल रूप में, और इसके फायदे कई परतों में हैं। पहला, रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब सोचिए, 1000 रुपए का नोट छापने में, उसे बख्तरबंद गाड़ी में देश के कोने कोने तक पहुंचाने में, एटीएम में भरने में, और फिर जब वो पुराना या फट जाए तो उसे वापस लाकर नष्ट करने में कितना खर्च आता होगा। ये अरबों रुपए का खर्च है। डिजिटल रुपए के साथ ये सारा झंझट और खर्चा लगभग शून्य हो जाता है। ये तो समझ में आता है। और दूसरा पॉइंट है फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन का। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। ये कैसे होगा? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझिए। एक मजदूर है जो दिल्ली में काम करता है और उसे बिहार में अपने गांव में बूढ़ी माँ को पैसे भेजने हैं। माँ के पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन एक बेसिक फीचर फोन है। सीबीडीसी के जरिए वो मजदूर सीधे अपनी माँ के फोन से जुड़े एक बेसिक वॉलेट में डिजिटल रुपए भेज सकता है, बिना किसी बैंक के इंटरमीडियरी के। अच्छा। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बेहतर बनाना। आज कोई फ्रीलांसर अमेरिका से पेमेंट मंगाता है तो उसे 3-4 दिन लगते हैं और बीच में बैंक अच्छी खासी फीस काट लेता है। सीबीडीसी से ये पेमेंट सेकंडों में और लगभग बिना किसी फीस के हो सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? अगर हर लेन देन डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड हो गया, तो क्या इससे सरकार की लोगों के खर्च पर निगरानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? मेरा मतलब है निजता, प्राइवेसी, वो एक बहुत बड़ी चिंता है। सरकार ये देख पाएगी कि मैंने कब, कहां और किस दुकान से क्या खरीदा? ये सीबीडीसी को लेकर दुनिया भर में चल रही सबसे बड़ी बहसों में से एक है। ये टेक्नोलॉजी दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में मदद कर सकती है, तो दूसरी तरफ ये सरकार को नागरिकों पर निगरानी की अभूतपूर्व शक्ति भी दे सकती है। इसलिए आरबीआई और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस पर बहुत सावधानी से कदम रख रहे हैं कि प्राइवेसी और रेगुलेशन के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। तो भारत में इस संतुलन को साधने के लिए क्या हो रहा है? आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट्स किस स्टेज पर हैं? आरबीआई ने 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पहला है डिजिटल रूपी होलसेल या ई-रूपी-डब्ल्यू। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खिलाड़ियों के लिए है, बैंक, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
जब एक बैंक दूसरे बैंक से सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो उसका पेमेंट अब इस डिजिटल रुपए से हो सकता है। इससे इंटरबैंक मार्केट और ज़्यादा एफिशिएंट बनता है, मतलब लेन देन तेजी से और कम लागत में होता है। ये 1 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। और दूसरा जो हम जैसे आम लोगों से जुड़ा है वो है रिटेल पायलट। बिल्कुल, उसे डिजिटल रूपी रिटेल यानी ई-रूपी आर कहते हैं, जो 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ। इसे अभी एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप में शुरू किया गया है, जिसमें कुछ चुनिंदा शहरों में कुछ चुनिंदा बैंकों के कुछ चुनिंदा ग्राहक और दुकानदार शामिल हैं। और यहीं पर असली चुनौती आएगी। यूपीआई की सफलता का राज उसकी सादगी थी, है ना? आरबीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-रूपी आर इस्तेमाल करना किसी किराना दुकान वाले के लिए उतना ही आसान हो जितना क्यूआर कोड स्कैन करना। टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों की आदत बदलना मुश्किल होगा। तो एक तरफ सरकारी विशाल, सुरक्षित लेकिन शायद थोड़ा धीमी गति से चलने वाला डिजिटल रुपए का सिस्टम बना रही है, लेकिन कहते हैं ना, नेचर अबोर्स अ वैक्यूम। और पारंपरिक बैंकों की सुस्ती और सरकार के इस नए सिस्टम के बीच जो खाली जगह है उसे भरने के लिए बाजार में एक नई प्रजाति विकसित हो गई है, फुर्तीले और टेक सेवी नियो बैंक्स की। क्या बात है, बिल्कुल सही कनेक्शन है। नियो बैंक्स इसी खाली जगह को भरने आए। लेकिन एक बात साफ करनी जरूरी है, नियो बैंक्स असल में बैंक नहीं होते। उनके पास आरबीआई का अपना बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ओह अच्छा, तो फिर वो काम कैसे करते हैं? वो असल में फिनटेक कंपनी है जो किसी पारंपरिक बैंक के लाइसेंस पर पार्टनरशिप करके काम करती हैं। उनका फ्रंट एंड यानी ऐप और यूजर एक्सपीरियंस बहुत शानदार होता है, लेकिन बैक एंड में पैसा किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास ही सुरक्षित रहता है। तो मतलब पूरी तरह से ऑनलाइन है, कोई ब्रांच नहीं, कोई लाइन नहीं। और ये उस युवा पीढ़ी को टारगेट कर रहे हैं जिसे सब कुछ अपने फोन पर तुरंत चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ शहरी युवाओं के लिए एक फैंसी ऐप बनकर रह गए हैं या इनका कोई बड़ा इम्पैक्ट भी है? यहीं पर इनकी असली कहानी है। इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एमएसएमईज मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और अंडर बैंक्ड कस्टमर्स पर दिख रहा है। एक उदाहरण लीजिए, कोई इंस्टाग्राम पर साड़ियों का छोटा सा बिजनेस चलाता है। उसे अपने बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट, पेमेंट गेटवे और मान लीजिए 50,000 रुपए का छोटा सा लोन चाहिए। अगर वो किसी बड़े पारंपरिक बैंक में जाएगा तो शायद उसे महीनों तक कागजों में उलझा दिया जाएगा। वहीं एक नियो बैंक अपनी टेक्नोलॉजी और ऑल्टरनेटिव डेटा का इस्तेमाल करके ये सब कुछ घंटों में ऑनलाइन कर सकता है। वो छोटे बिजनेस की उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं जिसे बड़े बैंक नजरअंदाज कर देते थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो हमारे पास अब 3 बड़ी ताकतें हैं जो भारत के फाइनेंशियल भविष्य को आकार दे रही हैं। एक तरफ प्राइवेट क्रिप्टो का अनियंत्रित केओस, दूसरी तरफ सरकार का कंट्रोल सीबीडीसी और तीसरी तरफ प्राइवेट इनोवेशन वाले फुर्तीले नियो बैंक्स। इन सबको देखते हुए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? हमारे सोर्स के मुताबिक 2025-26 और उसके आगे के लिए आउटलुक काफी ऑप्टिमिस्टिक है। भारत की बुनियाद मजबूत दिख रही है, हालांकि कुछ चिंताएं अभी भी हैं, जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी आम आदमी को महसूस होने वाली महंगाई कम तो हो रही है, लेकिन अभी भी उस स्तर पर है जहां वो लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। और सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च कर रही है, सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे, जिसे हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कहते हैं, उसका इकोनॉमी पर क्या असर होगा? उसका इकोनॉमी पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा। जब सड़क बनती है तो सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं बिकता, मजदूरों को काम मिलता है, ढाबे खुलते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है। इससे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है। यहां आरबीआई का रोल ये सुनिश्चित करना होगा कि इस विकास के लिए बाजार में पैसों की कमी ना हो। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को बिजनेस करने के लिए आसानी से फंड्स मिलते रहें। साथ ही रेगुलेटर्स को लेंडिंग इन्वेस्टमेंट साइकिल पर भी लगातार नजर रखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में बैंक बहुत ज्यादा रिस्की लोन दे दें जो बाद में डूब जाएं। सोर्स में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है, फाइनेंशियलाइजेशन के खिलाफ सावधान रहने की। ये सुनने में भारी शब्द लगता है, इसका असल में क्या मतलब है? सिर्फ स्टॉक मार्केट में एक दूसरे को शेयर बेचने खरीदने में लग जाए। जब इकोनॉमी में पैसा तो बहुत हो, लेकिन वो असल उत्पादन में नहीं लग रहा, बल्कि सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में घूमकर कागजी मुनाफा बना रहा है। कागज पर तो इकोनॉमी अमीर दिखती है, लेकिन जमीन पर कोई नई नौकरी या नया प्रोडक्ट नहीं बनता। ये एक हवा का बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है, जैसा हमने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट में एडवांस्ड इकोनॉमीज में देखा था। चेतावनी यह है कि भारत को असल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ कागजी मुनाफे पर। तो आज हमने देखा कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम
एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ सीबीडीसी का सुरक्षित सरकारी रास्ता है और दूसरी तरफ नियो बैंक्स की तेज प्राइवेट लेन। इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने वाला है, क्या भविष्य में ये दोनों रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, जहां सरकारी सुरक्षा और प्राइवेट इनोवेशन साथ साथ चलेंगे, या फिर क्या ये एक प्रतियोगिता है जिसमें एक रास्ता दूसरे को पूरी तरह खत्म कर देगा? इस पर सोचिएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर 13 बैंकिंग इन इंडिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।